हाय गाइस। राजस्थान की प्रवाह के अकॉर्डिंग नदियों को हमने 3 भागों में बांटा था। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तीसरी अंतः प्रवाही नदी। हमारा एक पार्ट कवर हो चुका है, वो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आज हम दूसरा पार्ट देख पढ़ेंगे और वो है अंतः प्रवाही नदियाँ। सबसे पहले तो ये कि अंतः प्रवाही नदियाँ या नदी कहते किसे गए। अंतः प्रवाही नदी का मतलब ये होता है कि ऐसी नदियाँ जो अपना पानी या जल कहीं भी बड़े सागर या महासागर में विसर्जित नहीं करती है और बीच में ही विलुप्त हो जाती है। अरब सागर में तो जैसे अरब सागर की हमने नदी की बात की, जैसे लूनी की या माई की बात की, तो वो अपना जल एक तो कच्छ की रन में गिरा रही है, एक खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरा रही है। लेकिन अंतः प्रवाही नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो अपना जल कहीं भी लंबी दूरी पर नहीं ले जाती है और बीच में ही वो अपना जल विलुप्त कर देती है या वो गायब हो जाता है। तो अपना पहली नदी स्टार्ट करते हैं, घग्गर नदी। अंतः प्रवाही नदियों में सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, राजस्थान की भी कहो या इंडिया की भी कहो तो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम ये अपना राजस्थान, इसको मान लो कि राजस्थान है, राजस्थान का नॉर्थ भाग है। तो इस नॉर्थ भाग से बाहर राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय की पहाड़ियों से होता है। और हिमालय में कहाँ? हिमाचल से होता है। हिमाचल में कालका हिल्स से घग्गर नदी का उद्गम होता है। तो घग्गर नदी का उद्गम कहाँ हुआ? कालका हिल्स हिमाचल में, और हिमाचल में हिमालय की पहाड़ियाँ। तो राजस्थान की एकमात्र नदी ऐसी है जिसका उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय से ये निकल करके राजस्थान में ये यहाँ सबसे जो नॉर्थ का जो जिला है वो है एक तो श्री गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। तो जो पश्चिम में जिला आ रहा है वो तो है गंगानगर, और पूर्वी जिला क्योंकि ये इसकी एंट्री पूर्व में हो रही है तो पूर्वी एंट्री हनुमानगढ़ से होती है। हनुमानगढ़ में एक प्लेस है इसका तलवाड़ा, तो तलवाड़ा से इसकी एंट्री होती है टिब्बी तहसील को। कभी कभार क्वेश्चन में टिब्बी तहसील का भी लिखा आ जाता है, कभी हनुमानगढ़ एंड कभी तलवाड़ा। तो हमें तीनों नाम पता होना चाहिए, तलवाड़ा भी, टिब्बी तहसील भी और हनुमानगढ़ भी। तो घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश तलवाड़ा, टिब्बी तहसील या हनुमानगढ़ से होता है। और इसी के ऊपर एक झील बन रखी है और उसका नाम है तलवाड़ा झील। तो तलवाड़ा झील कहाँ होगी? हनुमानगढ़ में। और हिस्ट्री में दो प्लेसेस या सभ्यताएं पड़ी होगी, इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता राजस्थान की है कालीबंगा की सभ्यता। तो वो कालीबंगा की सभ्यता इसी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। तो हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। और दूसरी एक और है वो है पीलीबंगा। तो काली पीली करके याद कर लो कि काली पीली दोनों साथ में और दोनों हनुमानगढ़ से संबंधित कर लो। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ में ही पीलीबंगा सभ्यता। फिर ये नदी जो कालका हिल से निकली है, हनुमानगढ़ में एंट्री की है। हनुमानगढ़ में एंट्री करने के बाद में ये गंगानगर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इसका लास्ट जो बिंदु जब ये तब पहुंचती है जब बारिश अच्छी खासी हो रही हो। तो ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। पाकिस्तान का भाग है फोर्ट अब्बास। ये वर्ड एकदम अच्छे से याद करना है कि फोर्ट अब्बास तक जाती है पाकिस्तान में घग्गर नदी। कालका हिल से उद्गम होता है, तलवाड़ा से हनुमानगढ़ में एंट्री करती है और फोर्ट अब्बास तक लास्ट जाती है ये। फिर इसी से संबंधित और अंतः प्रवाही नदियों में देश की सबसे लंबी नदी है ये घग्गर नदी। और इसी घग्गर नदी का एक प्राचीन नाम है सरस्वती नदी। ये क्या है कि यहीं पहले प्राचीन काल में सरस्वती नदी का प्रवाह होता था और उसी सरस्वती नदी के रूप में हमने देखा था जैसलमेर में लाठी सीरीज को। तो लाठी सीरीज क्या था? जो अंडरग्राउंड वाटर है वही लाठी सीरीज है, जल पट्टी जिसे कहा था। और वो अंडरग्राउंड वाटर इसी का भाग कह सकते हो या फिर सरस्वती नदी का अवशेष कह सकते हो। तो ये पहले इस तरीके से चलती होगी शायद।
तभी सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में लाठी सीरीज के रूप में इसको जानते हैं। और ये सरस्वती नदी का अवशेष है। और इसके कुछ उपनाम्स भी है। इसका फर्स्ट उपनाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी इसे प्राचीन काल में कहते थे, क्योंकि प्राचीन काल में सरस्वती नदी का प्रवाह राजस्थान का जो वर्तमान भाग है वहीं से होता था। और पहले ये रेगिस्तान नहीं था। आज जो हम मरुस्थल देख रहे हैं वैसा पहले मरुस्थल में नहीं था। तो वो सरस्वती नदी इसी का भाग मतलब अवशेष कह सकते हैं। और उसी के पाट पर ये वर्तमान में घग्गर नदी चल रही है। फिर इसका एक और नाम है दृष्टद्वती नदी। ये भी इसका प्राचीन नाम है दृष्टद्वती नदी। एक सरस्वती और दूसरा दृष्टद्वती। तीसरा इसका नाम है मृत नदी। मृत नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ क्या पानी की कमी हो जाती है। यहाँ तक आते आते ये हनुमानगढ़ तक, ये भटनेर तक आते आते अपना पानी मतलब अपना लुप्त कर देती है। तो यहाँ भटनेर तक ये लास्ट बहती है, लेकिन कभी थोड़ा पानी ज़्यादा आ जाता है तो सूरतगढ़ चली जाती है। और सूरतगढ़ के बाद में फिर भी अगर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है तो वो फोर्ट अब्बास तक जाती है। इसलिए ये क्या लुप्त हो जाती है। तो ये मृत नदी के रूप में जानी जाती है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि मृत नदी किस नदी को कहते हैं, तो मृत नदी घग्गर नदी को कहते हैं। अगर इसमें कंफ्यूज होके भूल भी जाओ तो जो सबसे लंबा मार्ग जो तय करके आ रही है, मीन्स हिमालय से निकल करके आ रही है, वो अपने आप डेड हो जाएगी, क्योंकि उसकी शक्ति खत्म हो गई है, जल खत्म हो गया। तो उसको ऐसे करके याद कर लेना कि मृत नदी घग्गर नदी है। एक बार जब याद हो जाएगा तो फिर आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट इसको नट नदी या सोता नदी भी कहते हैं। इसको सोने से याद कर लो कि नट या सोना, सो जाती है मीन्स डेड हो जाती है, तो सोता या नट नदी। एक और नाम इसको है, देखते हैं, वो है इंडो ब्रह्मा। ये दृष्टद्वती और इंडो ब्रह्मा आप कम रीड करोगे, लेकिन इनको सारों को उपनाम को आप ध्यान रखना है। एक सरस्वती, दृष्टद्वती, मृत नदी, नट या सोता नदी और इंडो ब्रह्मा नदी। फिर इसका अफवाह क्षेत्र है, वो अफवाह क्षेत्र को स्थानीय नाम के रूप में अलग अलग कहते हैं। यहाँ जो राजस्थान का भाग है उसमें हनुमानगढ़ में इसके अफवाह क्षेत्र को अलग नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान में इसके अफवाह क्षेत्र को अलग नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में इसका अफवाह क्षेत्र नाली या पाट कहलाता है। हनुमानगढ़ में कहते हैं इसको नाली या पाट। पाट तो इसलिए याद करो, इस वे में याद कर लो कि ये सरस्वती नदी के पेटे पे चलती है, मीन्स उसी मार्ग पर चलती है, तो इसलिए पाट हो गया। और नाली ये क्या कटाव करके चलती है, तो वो काफी यूं ऐसे गड्ढा करके ऐसे चलती है, तो वो गड्ढे के कारण ये नाली क्या ऐसे नीचे ज्यादा थोड़ी सी गहराई में होती है, तो इसी कारण इसको नाली कहते हैं। और इसी नाली के वर्ड के नाम पर नाली भेड़ भी है। नाली एक प्रकार की भेड़ की नस्ल है, और वो भी हनुमानगढ़ यहाँ उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है। उसका मेन कारण यही है कि इसी नाली के कारण उस भेड़ को नाली कहते हैं। फिर इसके अफवाह क्षेत्र है हकरा। हकरा कहाँ कहते हैं, यहाँ जो पाकिस्तान का एरिया है, इस पाकिस्तान एरिया में हकरा कहते हैं, और यहाँ अपने वाले में नाली या पाट कहते हैं। इसको ऐसे याद कर लो कि ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के हकला हकला के बोल रहा है, इसलिए ये हकरा वर्ड यूज कर रहा है अपना। तो हकरा हो गया पाकिस्तान में, और नाली या पाट हो गया हनुमानगढ़ में। फिर अभी तक इसके एग्जैक्ट मार्ग का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि पहले ये जैसलमेर होते हुए चल रही थी, तभी तो लाठी सीरीज हमें जैसलमेर में प्राप्त हो रही है। तो इसके मार्ग को खोजने के लिए दो प्रमुख व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, वो है श्रीराम वाड्रे और हनुमंता रॉय। इनके नाम भी ध्यान होने चाहिए हमें, श्रीराम वाड्रे और हनुमंता रॉय। इसको ऐसे याद करो कि एक तो राम जी निकले हैं कि मार्ग की खोज में, और एक हनुमान जी निकले हैं मार्ग की खोज में। तो राम और हनुमान दोनों मार्ग की खोज में निकले। वैसे अगर इसको रामायण से संबंधित करो तो अपने आप इजी वे में याद हो जाएगा कि सीता की खोज कर रहे हैं राम और हनुमान दोनों मिल करके। तो यहाँ भी सरस्वती की खोज कर रहे हैं राम और हनुमान मिल करके। ये अपनी घग्गर नदी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो अपनी रिवर है वो है काकनी या मसूरदी रिवर। और काकनी नदी है जैसलमेर में। इसका उद्गम भी जैसलमेर में है, और इसका डिस्चार्ज पॉइंट यानी कि गायब होना
या प्रवाह खत्म हो जाना, वो भी जैसलमेर में ही, ये पूर्णतः जैसलमेर में ही प्रवाहित होती है। इसको काकनी नदी के रूप में जानते हैं। एक वर्ड आएगा कांतली नदी और दूसरा है काकनी नदी। तो इस काकनी को और कांतली को आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप ऐसे याद करो, सपोज ये राजस्थान है, तो इस राजस्थान में ये वाला भाग तो जैसलमेर का हो गया और यहाँ सीकर आ रहा है, इस वाले भाग में सीकर और इस वाले भाग में जैसलमेर में। तो काकनी मीन्स इसको कांकण से याद करो। कांकण कहाँ होता है? जो लास्ट बॉर्डर का पॉइंट होता है उसे कांकण कहते हैं, और वो कांकण यहां तो हो नहीं सकता, तो यहां बॉर्डर है अपना पाकिस्तान के साथ में, बॉर्डरी एरिया कौन सा है? जैसलमेर का। तो कांकनी कहाँ की? जैसलमेर की। कांकण पर है जैसलमेर, इसलिए कांकली जैसलमेर की और कांतली हो गई सीकर की, सीकर एंड झुंझुनू की। तो इसका उद्गम होता है कोटरी गांव जैसलमेर में। ये वर्ड याद रखना है, कोटरी, कोटरी लिखा है या कोटड़ी लिखा है, जो भी लिखा है उसका उद्गम जैसलमेर में कोटड़ी या कोटरी गांव से होता है। फिर ये आगे बढ़ती है और यहाँ एक इस पर बुज झील बनी हुई है। किस झील का नाम क्या है? बुज झील, और ये मीठे पानी की झील है। वैसे भी नदी पर जो भी झील बनेगी वो मीठे पानी की झील ही होगी, तो बुज झील भी मीठे पानी की झील है। और बुज को याद करना कैसे है? बुज को ऐसे याद रखना है कि जब पानी नहीं होगा तो वो इंसान या जो भी जीव है वो पानी की कमी के कारण बुझ जाएगा या मुरझा जाएगा। तो यहाँ राजस्थान में सबसे कम पानी कहाँ है? जैसलमेर में, इसलिए बुज झील भी कहाँ है? जैसलमेर में। और फिर ये आगे यहीं खत्म हो जाती है। तो कोटरी गांव में इसका उद्गम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड बुज झील काकनी नदी पर बन रखी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर ये इसका उपनाम है काकनी और यही काकनी भी कहते हैं इसे। और ये स्थानीय नाम पूछे तो स्थानीय नाम इसका मसूरदी नदी है। स्थानीय नाम इसका काकनी का मसूरदी नदी है। फिर जैसलमेर में एक और अंतःप्रवाही नदी है और वो है घूघरी नदी। घूघरी नदी भी जैसलमेर में ही है। नेक्स्ट हम नदी पढ़ रहे हैं कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। वैसे खंडेला की पहाड़ी से दो नदियों का उद्गम होता है। एक तो इस कांतली नदी का उद्गम होता है जो ऊपर की ओर चली जाती है झुंझुनू में, और एक खंडेल नदी का भी उद्गम होता है जो नीचे चली जाती है सांबर की झील में गिर जाती है जाकर के, और उसका नाम है खंडेल नदी। तो खंडेल का भी उद्गम खंडेला की पहाड़ी से है और खंडेला की पहाड़ी से कांतली नदी का भी उद्गम होता है। कांतली नदी ऊपर चली जाती है उत्तर में, और खंडेला की पहाड़ी से खंडेल नदी निकलती है, वो सांबर झील में जाकर के अपना जल डाल देती है। इसी कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था और वो थी गणेश्वर सभ्यता। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी? तो वो कांतली नदी के किनारे थी। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना सीकर में। और इसी कांतली नदी पर एक और सभ्यता थी, वो थी सोनारी सभ्यता, और सोनारी सभ्यता थी झुंझुनू में। तो हमने दो सभ्यताएं इस कांतली नदी पर पढ़ी है, एक गणेश्वर सभ्यता और दूसरी सोनारी सभ्यता। गणेश्वर तो है सीकर में नीम का थाना में, और सोनारी सभ्यता है झुंझुनू में। तो दोनों सभ्यताओं को अच्छे से याद रखना है। ये हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और अपने ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी इसको ध्यान रखना है कि ये ज्योग्राफी में भी पहले भी नदी का कितना इम्पोर्टेंस था। तो इम्पोर्टेंस के कारण ही तो सभ्यताएं वहां नदी पर ही विकसित हुई है। और नेक्स्ट है इसका अपवाद क्षेत्र तोरावाटी के रूप में जाना जाता है। वैसे हमने देखा था एक शेखावाटी और एक तोरावाटी। तो तोरावाटी को हमने ऐसे ही याद किया था कि कांतली नदी का अपवाद क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है, जिसका एरिया सीकर और झुंझुनू आएगा। लेकिन अगर शेखावाटी की बात करें तो उसमें चूरू भी ऐड हो जाएगा। चूरू, झुंझुनू, सीकर शेखावाटी, और सिर्फ झुंझुनू और सीकर तोरावाटी। तो अपवाद क्षेत्र तोरावाटी, उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से, और डिस्चार्ज तो क्या ये अपना लास्ट जो नदी का प्रवाह है वो झुंझुनू तक है। और फिर इस पर दो सभ्यताओं का विकास हुआ, एक गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में और दूसरा
सुनारी सभ्यता। तो इस क्लास में आई होप जो भी पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।